सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई में हम कहते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, स्टेटमेंट का मतलब यह है कि दीगर हालात बदस्तूर रहें, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। या मोर ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है ना ज़लज़ला आए, ना आंधी आए, ठीक है, ना वार एंड टेररिज्म का माहौल हो, मतलब नॉर्मल हालात, इसको कहते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। क्वांटिटी सप्लाई एक्सटेंडेड विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस, जब किसी भी चीज की प्राइस बढ़े तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई, जो प्रोड्यूसर बनाता है चीजें, उसकी क्वांटिटी सप्लाई को वो एक्सटेंड कर बढ़ा देता है। एंड वाइस वर्सा मैंने लिखा, वाइस वर्सा का मतलब ये है कि जब किसी चीज की इसी तरह सिमिलरली जब किसी चीज की प्राइस कम होगी तो वो उसकी क्वांटिटी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उसको कम कर देता है। क्वांटिटी सप्लाई को कम करना हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और क्वांटिटी सप्लाई को प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ाने को हम एक्सटेंशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्लियर होगी है आपको? डेफिनेशन के बाद इस टॉपिक का पोर्शन आता है एजम्पशंस का। एजम्पशंस वो चीजें हैं जिनकी बेस पे हम किसी लॉ को ट्रू प्रूव करते हैं, जो हम लेट कर लेते हैं कि ये चीजें आपकी इकोनॉमी में या आपके कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करेंगी तो फिर आपका लॉ ट्रू होगा। और वो क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर क्या है, उसको हम देख रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस टेक्नोलॉजी, जिस टेक्निक के साथ जितनी लेबर, जितनी मशीनरी, जितनी फैक्ट्रियां, जितने शोरूम लगाकर एक प्रोड्यूसर किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। ना तो वो लेबर बढ़ाएगा ना कम करेगा जितनी उसने लगाई हुई थी, ना मशीनरी उसकी अच्छी आएगी ना उससे पहले से बदतर होगी, उसकी मशीनरी कांस्टेंट रहेगी। जो मशीनरी पहले इस्तेमाल कर रहा था वो इस्तेमाल करेगा। उसके अलावा कोई और टेक्निक, मतलब वो अपना कैपिटल नहीं बढ़ाएगा, जितना कैपिटल उसने लगाया हुआ था वही लगाएगा। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी का मतलब ये है सिंपली कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो भी है उसकी, लेबर की, कैपिटल की, फैक्ट्रीज की, वो कम ज्यादा नहीं होगी, ना पहले से अच्छी होगी और ना ही पहले से बदतर होगी। इसे कहते हैं कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं होगी, पहले से बेटर टेक्नोलॉजी उसके पास आ जाएगी, तो क्या होगा, वो उसी प्राइस पे भी सप्लाई को बढ़ा देगा, क्योंकि जो अच्छी टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली वो प्रोडक्शन ज्यादा देती है, रॉ मटेरियल की वेस्टेज कम होती है, वो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है उसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो उसी कांस्टेंट प्राइस पे भी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो पहली असम्पशन ये है, हम अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी होगी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। दूसरी है नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन, जैसे मैंने पहले शुरू में बात की कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब ये असम्पशंस ही है। ये वो सारी चीजें हैं, ये वो अदर थिंग्स हैं जिनको सेम रहना चाहिए, जिनको कांस्टेंट रहना चाहिए, जिनको चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें दूसरी जो अदर थिंग है वो है नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस का मतलब ये है कि आपकी वेदर कंडीशन ज्यादा खराब ना हो जाए, ज्यादा बारिशें ना स्टार्ट हो जाए, फ्लड्स ना आ जाए, अर्थक्वेक ना आ जाए। क्योंकि जब ये नेचुरल कैलामिटीज वगैरह होती हैं, फ्लड्स आते हैं, तो क्या होता है, रास्ते टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, रेलवे के जो ट्रैक्स हैं वो खराब हो जाते हैं। तो जब गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं चलेगी, तो प्राइस बेशक बढ़ती जाए, जो सप्लायर है वो सप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी अज्यूम करते हैं कि कंडीशंस जो मुल्क की हैं या उस एरिया की या इलाके की कंडीशंस सेम रहेगी, वो बदलेंगी, नॉर्मल कंडीशंस। तीसरी असम्पशन है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। समटाइम ऐसा भी होता है कि कंज्यूमर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट किसी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनके कारोबार में इंटरफेयर करती है, और उनको गवर्नमेंट मजबूर करती है कि आप फिक्स प्राइस पे भी सप्लाई को बढ़ा दें, ठीक है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस मतलब उनको मजबूर करती है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देती है। तो हम ये भी लेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी,
अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई उसी तरह होल्ड नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि आप फिक्स प्राइस के ऊपर भी सप्लाई बढ़ाएं तो डेफिनेटली फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिर लॉ ऑफ सप्लाई वायलेट होगा, राइट। तो हम अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी। चौथी असम्पशन, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो कॉस्ट को लगा रहा है, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रहा है चीज को बनाने में, ठीक है, जैसे हम शुगर की बात कर रहे हैं तो वो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है लेबर, इन द सेंस ऑफ लेबर को वो पे कर रहा है, या फिर उसके अंदर उसकी पेट्रोल की कॉस्ट है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, या उसके अलावा कोई और चीज को लगा रहा है, कोई रॉ मटेरियल लगा रहा है, शुगर केन की प्राइस है, ठीक है। वो सारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले से बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो फिर आपका लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, वायलेट करेगा, ठीक है। वो फिर लॉ ऑफ सप्लाई उसी तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्या होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रहना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर है ना वो भी अपने बजट बनाता है, अगले 6 माह के अंदर या अगले 3 माह के अंदर या सीजन के अंदर उसने कितनी प्रोडक्शन देना वो भी अपने बजट बना के बैठा होता है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन बजट बनाने के बाद अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उसी बजट के अंदर वो पहले से कम यूनिट बनाने के काबिल होगा। ऐसे ही है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, उसी बजट के अंदर वो कम नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएगा अपनी प्रोडक्ट के, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है, जबकि बजट उसका पहले से मुख्तस था। तो क्या होगा, वो चाहते हुए भी, बेशक कीमत बढ़ रही होगी, चाहते हुए भी उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं दे सकेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, ठीक है। अगली असम्पशन है हमारे पास कांस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही आप कंसीडर कर लें। ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस के देखें आप, चीजें जब बनती हैं तो फैक्ट्री से अल्टीमेट मार्केट तक लाई जाती है, ठीक है, कंज्यूमर्स तक लाई जाती है, यूटिलिटी स्टोर्स तक लाई जाती है। तो जिस चीज के जरिए लाई जाती है, रेल के जरिए लाई जाए या ट्रक्स के जरिए लाई जाए या बाकी दीगर जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं उनके जरिए लाई जाए, अगर उनकी कॉस्ट बढ़ जाए तो वो भी लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्टर्ब करती है। तो हम ये भी अज्यूम करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको भी बदलना नहीं चाहिए। उसके बाद नो चेंज इन गोल्स ऑफ फर्म। देखिए फर्म का अगर गोल ही चेंज हो रहे, पहले अगर फर्म का ये गोल था कि उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, अब फर्म का ये गोल हो जाए कि नहीं मैंने पब्लिक वेलफेयर करनी है, ठीक है। अब जब ये फर्म सोच लेगी कि मैंने पब्लिक की वेलफेयर करनी है तो वो कम प्राइस पे भी सप्लाई बढ़ा देगी, ठीक है ना। देखिए ना, अगर आजकल ये कोरोना वायरस का एक वो चला हुआ है सिलसिला, तो अगर कोई फर्म इतना अच्छा सोचे कि ये जो मास्क है ये कम प्राइस पे हमने ज्यादा सप्लाई करने या हमने लोगों में फ्री में सप्लाई करने, तो वो सप्लाई बढ़ा देगी। अल्लाह करे इस तरह की तौफीक हो जाए किसी को, ठीक है, वो सप्लाई बढ़ा देगी। उसने क्या किया, फर्म ने जो मास्क बना रही थी, फेस मास्क बना रही थी, उसका गोल चेंज हो गया। पहले गोल क्या था कि उसने प्रॉफिट को ज्यादा करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, बिजनेस करना है। बाद में उसका गोल क्या हुआ कि नहीं मैंने पब्लिक की वेलफेयर करनी है, पब्लिक की वेलफेयर करनी है, तो वो कम प्राइस पे भी उसकी सप्लाई को बढ़ा सकता है। अब कम प्राइस पे अगर वो सप्लाई को बढ़ाएगा या कांस्टेंट प्राइस पे सप्लाई को बढ़ाएगा तो इससे क्या वायलेट होगा, लॉ ऑफ सप्लाई वायलेट होगा और वो होल्ड नहीं करेगा। हम अज्यूम करते हैं कि फर्म का जो गोल है वो कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और लास्ट पे कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है, यू नो वेल के 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों के चारों जो फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी है कि लेबर जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, या उसके अलावा आपको अपना कैपिटल की अवेलेबिलिटी है, या उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब मालिक होती है बिजनेस की, तीसरा जो फैक्टर है लैंड का, उसकी अगर आपको अवेलेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली आपके लॉ ऑफ सप्लाई पे फर्क पड़ेगा। अब मैंने लॉ ऑफ सप्लाई को स्टेट करने के लिए एक टेबल का हम यहाँ पे सहारा लेते हैं। हम लेट करते हैं कि शुगर की क्वांटिटी सप्लाई हम यहाँ पे ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, और उसकी प्राइस रुपीस में, ठीक है। अब देखो एक आपने अपने आप को प्रोड्यूसर शो करना है कि आप एक चीनी शुगर बनाने वाले लोग हैं, ना कि आप खरीदने वाले हैं। आप कंज्यूमर नहीं है इस वक्त, आप क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है। देखो अगर आपको अपनी शुगर की जो शुगर है उसकी प्राइस रुपीस 50 है, 50 रुपए उसकी प्राइस है,
तो आप कोई क्वांटिटी मुझे बताएं, कोई जो आपका दिल कर रहा है कि हमने मार्केट में सप्लाई करनी, कितने केजी? 10 किलो करते हैं। चलिए आपने कहा कि 10 केजी 50 रुपीस पे 10 केजी सप्लाई करनी, लेकिन आपको अगर आपको बिग प्रोड्यूसर ये पता चले कि शुगर जो है ना उसकी प्राइस 50 से बढ़ गई है, 50 से वो ₹60 पे चली गई है, 60 पे चली गई है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि प्राइस बढ़ने से आपका मुनाफा बढ़ना है, आपका रेवेन्यू बढ़ना है, तो आप उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे ना? ठीक है, आप उसकी सप्लाई 10 से 15 यूनिट्स कर देंगे, 15 यूनिट कर देंगे, क्योंकि कीमत बढ़ गई है, और कीमत बढ़ती है तो रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो प्रोड्यूसर का मकसद ये होता है कि उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अगली बात, अगर आपको पता चले कि ये 60 नहीं रही है 70 हो गई है, तो आप क्या करेंगे? इसकी सप्लाई और बढ़ा देंगे, आप 5 यूनिट्स और बढ़ा देंगे, 20 कर देंगे। अगर ये 80 पे चली जाती है तो क्या बनेगा? 25। आप 25 कर देंगे उसे, 25। अब देखिए इसकी डायरेक्शन चेक करें, डायरेक्शन चेक करें, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, इसी पॉजिटिव डायरेक्शन को डायग्रामेटिकली भी हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में देखेंगे हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाई को लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन होता है, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे प्राइस को शो करते हैं, प्राइस को रुपीस में और क्वांटिटी सप्लाई को केजीज में। हमारे पास जो वैल्यूज हैं क्वांटिटी सप्लाई की वो 10, 15, 25 है। अभी देखिए मैं ओरिजिन के पास इसको काट रहा हूं, मुझे नहीं पता इससे पहले क्या था, बट मेरी वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है, लुक एट इट, 10 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा 5 का यहाँ पे डिफरेंस ले लूंगा, 10, 15, 20 एंड 25 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने इनको 5 के डिस्टेंस से क्या किया, यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया। इसी तरह मेरे पास जो प्राइसेस है वो 50 से शुरू हो रही है, तो मैं ओरिजिन के पास से अपना यहाँ से कुछ इसको ऐसे जिगजैग कर दूंगा, काट दूंगा, इससे नीचे क्या हुआ है मुझे नहीं पता, बट मैं स्टार्ट कहाँ से ले रहा हूँ 50 से। ठीक है, 50, और 50 के बाद कौन सी वैल्यू है जी 60 है, और 60 के बाद कौन सी वैल्यू है 70 है, और 70 के बाद कौन सी वैल्यू है 80 है। आपने डायग्राम बनाते हुए इसे लेबल भी सही करना है, ऐसा नहीं है कि आप प्राइस को इधर ले और क्वांटिटी सप्लाई को इधर ले जाए, नहीं ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई डिपेंडेंट है, ठीक है, और प्राइस इंडिपेंडेंट है, इसको हमने वाई एक्सिस पे लेना है। लेबल सही कर लेंगे, उसके बाद आपने कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स लेने। आप ये देखिए पहला कोऑर्डिनेशन पॉइंट आपका बन रहा है 10 और 50 का, ठीक है ना, 10 और 50 का, 10 और 15 का कोऑर्डिनेशन पॉइंट यहाँ पे बन रहा है इस प्लेस पे। इसी तरह फिर उसके बाद 15 और 60 का बन रहा है, 60 और 15 का बन रहा है, ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट बनेगा। उसके बाद 70 और 20 का कोऑर्डिनेशन पॉइंट बन रहा है, और उसके बाद 80, प्लीज डोंट टॉक, ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट बने आपके। इन कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक सप्लाई कर्व बनेगा, ठीक है, इसे कहते हैं सप्लाई कर्व, और ये सप्लाई कर्व लॉ ऑफ सप्लाई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसकी कर्व की मैं थोड़ी आपको डायरेक्शन बता देता हूं। अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसे है, तो इसे कहते हैं हम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो मैंने डेफिनेशन में भी लिखा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, एक्सटेंड होती जा रही है, इस बढ़ने को हम एक्सटेंशन कहते हैं, ये एक्सटेंड होती जा रही है। लेकिन अगर वाइस वर्सा की बात करें, जो डेफिनेशन में हमने वर्ड वाइस वर्सा लिखा, तो उसका मतलब ये कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है कि जैसे जैसे प्राइस कम होगी तो वो क्वांटिटी सप्लाई भी प्रोड्यूसर कम करेगा, और उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर। ठीक है, जैसे डायग्राम हमने बनाई थी वैसे इसकी आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है 3 से 4 लाइंस की, और क्वेश्चन का एंड आपने यहां पे करना है एक्सेप्शंस पे। एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस वो दायराकार है जिनके मतलब वो दायराकार है जहां पे जिससे लॉ ऑफ सप्लाई है जिसके ऊपर अप्लाई होता ही नहीं, ठीक है, मतलब वो एक्सेप्शंस हैं, वो चीजें हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई की बाउंड्री से बाहर है, राइट। मतलब हम बात करते हैं स्पेकुलेशन की, अगर कोई प्रोड्यूसर स्पेकुलेशन करना शुरू कर दे, सट्टाबाजी करना शुरू कर दे, मतलब वो ये चाहे कि जी मैं अपनी चीजों को स्टोर कर रहा हूं
और उसको मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहा, कीमत बढ़ने के बावजूद सप्लाई नहीं कर रहा, अगर वो स्पेकुलेशन करेगा कीमत बढ़ने के बावजूद वो चीजों को सप्लाई नहीं करेगा, तो डेफिनेटली फिर क्या ये होती है स्पेकुलेशन, और लॉ ऑफ सप्लाई वहां पे क्या होता है, वायलेट होता है। अब स्पेकुलेशन के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे पास एक्सेप्शन है नेचुरल कैलामिटीज की। नेचुरल कैलामिटीज ये कुदरती आफात को कहते हैं। कुदरती आफात में वार एंड टेररिज्म हो सकती है, मतलब कोई अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स के अलावा फ्लड्स हो सकते हैं, ये कुदरती आफात में आते हैं। तो कुदरती आफात के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, रेलवे ट्रैक्स, आबादियां, रास्ते, रोड्स, सड़कें, ये सारी तबाह हो जाती हैं। तो कीमत अगर बढ़ भी रही हो तो रास्ते ही नहीं होते कि चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाए। लॉ ऑफ सप्लाई क्या करता है, वायलेट करता है। इसका मतलब ये कि नेचुरल कैलामिटीज के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। उसके बाद आ गई माइग्रेशन। माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई प्रोड्यूसर एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस को माइग्रेशन कर रहा, तो डेफिनेटली उसको रुपए पैसे की जरूरत होती है, उसने आगे जाकर एडजस्टमेंट करनी होती है, तो वो कीमत सस्ते में भी ज्यादा सप्लाई कर देता है। उसने सारी चीजें बेचनी होती है ना, उसको पैसों की जरूरत होती है, माइग्रेशन वो कर रहा होता है, वो सस्ते में भी चीजें बेच के चला जाता है, ठीक है ना। तो माइग्रेशन जब कोई प्रोड्यूसर कर रहा होता है उसके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। और लास्ट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आपको पता है, जैसे वीट है, शुगर केन है, या टोबैको है, या उसके अलावा दीगर मतलब जो क्रॉप्स हैं, ये सीजनल होती हैं, ठीक है, ये सीजनल होती हैं। तो जो सीजनल चीजें होती हैं वो सीजन में ही उनकी सप्लाई आती है, ठीक है ना। जब सीजन होगा वीट का तो वीट की सप्लाई आएगी, ठीक है। अगर उसका सीजन नहीं है, मतलब अगर वो उसकी फसल तैयार नहीं है, क्रॉप्स अगर उसकी तैयार नहीं है, बेशक उसकी कीमत बढ़ रही हो, एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो एग्रेरियन पर्सन है, वो उसकी सप्लाई तो नहीं देगा क्योंकि उसकी फसल ही तैयार नहीं है पीछे, ठीक है, आउट ऑफ सीजन है, राइट। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप वीट की एग्जांपल लें, आप शुगर केन की एग्जांपल लें, या उसके अलावा आप दीगर जो बाकी हैं, राइस है, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सीजनल होती हैं, मतलब 6-6 माह के बाद या 4-4, 5-5 माह के बाद इनकी क्रॉप्स तैयार होती हैं, ठीक है। अब वो सीजन जब आता है, जब वो पक जाती हैं, तो तभी एक एग्रीकल्चरल जो पर्सन है वो उसकी सप्लाई देता है, ठीक है, और वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई को वायलेट होता है। हालांकि कीमत बढ़ रही होती है, मतलब गंदम की, आटे की कीमत बढ़ रही होती है, लेकिन सप्लाई नहीं आ रही होती। क्यों, रीजन क्या होती है, क्योंकि वो अभी तैयार ही नहीं है पीछे, ठीक है, तो उसको टाइम लगता है। तो ये लास्ट वाली एक्सेप्शंस थी, बात क्लियर है? yes. ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे एंड करना है, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इज इट क्लियर?